हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारे 17वें वीडियो में फ्रांस में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के बारे में बता चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। फ्रांस का एकीकरण अधिक कठिन और कष्टप्रद प्रक्रिया थी। सम्राट शार्लमेन के समय में फ्रांस का क्षेत्र उसके विशाल साम्राज्य का एक अंग था और यह क्षेत्र छोटे बड़े सामंतों में विभाजित था, जिनमें नॉर्मंडी, बरगंडी, ब्रिटेनी आदि प्रमुख थे। पारी अर्थात पेरिस का ड्यूक भी एक बड़ी जागीर का स्वामी था। शार्लमेन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी राजा धीरे धीरे लगातार सत्ता और शक्ति को गंवाते चले गए और सामंतों ने समूचे फ्रांस को आपस में विभाजित करके हथिया लिया था। प्रत्येक जागीर अथवा सेन्योरी अपने आप में एक स्वतंत्र और राजनीतिक इकाई थी। अभी तक फ्रांस का अपना कोई राजा नहीं था। फ्रांस के निवासी भी अपने आप को फ्रांसीसी नहीं समझते थे। वहाँ पर केल्टों, रोमनों, विसिगोथों, बर्गेंडियनों, फ्रांकों और नॉर्मन लोगों के वंशज रहते थे, जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में विशेष समय लगा था। अब 10वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्या स्थिति थी? पारी के ड्यूक का निर्वाचन हम इस टॉपिक पर या इस पॉइंट पर अब डिस्कस करेंगे। 10वीं सदी के अंत में 997 ईस्वी में शार्लमेन के वंशजों के समाप्त हो जाने के बाद फ्रांस के सामंतों ने पारी के ड्यूक ह्यूग कापे या ह्यूगो कैपेट को फ्रांस का राजा चुन लिया था। उसे सिंहासन पर बिठाने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो कमज़ोर था, सामंतों का विरोध करने में असमर्थ था, जो सामंत शाही सत्ता की उपेक्षा करते थे। नया राजवंश फ्रांस के मध्य में पारो इल दे फ्रांस नामक छोटे से रजवाड़े का मालिक था। अन्य सामंत उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और अपने अपने क्षेत्रों में मनमाने ढंग से शासन करते थे। ये सभी छोटे बड़े सामंत ऊंची जगहों पर या अभेद्य चट्टानों पर बने पत्थरों के गढ़ों में रहा करते थे। यहाँ से वे अपने भूदासों तथा आश्रित किसानों पर राज करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे की प्रजा पर कहर बरसाते रहते थे, अर्थात स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अब कापे वंश के राजाओं की सत्ता का विस्तार किस प्रकार हुआ? ये तो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक की स्थिति थी और 12वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद फ्रांसीसी राजा धीरे धीरे अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में सफल होने लगे थे। कापे या कपेत वंश 987 से 1328 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो कापे वंश के राजाओं ने विवाहों और युद्धों के द्वारा अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया था। लुई छठे ने उद्दंड सामंतों का दमन कर शासक की प्रतिष्ठा को कायम किया था। 12वीं सदी के अंत तक फ्रांसीसियों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी थी और इसका विशेष श्रेय उनके राजा फिलिप ऑगस्टस द्वितीय 1180 से 1223 जिसका काल है को जाता है। वह फ्रांस का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ था और उसने आसपास के अनेक क्षेत्रों को अधिकृत कर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया था। उसने कई उपद्रवी सामंतों का दमन किया था, सामंती कर्मचारियों को पदच्युत कर उनके स्थान पर सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया था। इस प्रकार उसने केंद्रीय सरकार के अंतर्गत एक सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था को लागू किया था। उसने इंग्लैंड के शासक जॉन को परास्त कर फ्रांस की भूमि पर इंग्लैंड द्वारा शासित अनेक क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने फ्लैंडर्स के काउंट और बरगंडी के ड्यूक के नेतृत्व में संगठित विद्रोह को भी कुचल डाला था। इस तरह से उसने अपने
43 वर्ष के शासन में फ्रांस को एक सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई नौवां 1226 से 1270 तक रहा और वो राजा बना। उसने ताज की प्रतिष्ठा को उच्च आदर्श तक पहुंचाया था। वह सहअस्तित्व और शांति में विश्वास रखने वाला शासक था। अतः उसने इंग्लैंड से छीने गए कुछ फ्रांसीसी क्षेत्र वापस लौटा दिए थे और छोटे छोटे फ्रांसीसी रजवाड़ों को अधिकृत करने की नीति को भी त्याग दिया था। परंतु एक न्यायप्रिय शासक के रूप में उसने फ्रांस में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की और सामंतों के अनुचरों को अपने मालिक के विरुद्ध सीधे राजा से अपील करने की स्वीकृति प्रदान की। उसने सामंतों के मध्य सभी प्रकार की सशस्त्र लड़ाइयों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि लुई नवें ने फ्रांस में पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी व्यवस्था कायम की थी। लुई नवें के बाद में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक फिलिप चतुर्थ हुआ। उसने 29 वर्षों तक शासन किया। उसका शासनकाल 1285 से 1314 ईस्वी तक था। उसने फ्रांस में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना का अथक प्रयास किया था। उसने सामंती न्यायालयों के महत्व को कम करके राजकीय न्यायालयों के महत्व को बढ़ाया। उसने लोगों को सामंती न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध राजकीय न्यायालयों में अपील करने के लिए प्रोत्साहित किया। परंतु फिलिप को धन संग्रह करने की लालसा भी थी, अतः उसने कई जगह कर लगाए। तो उसकी करारोपण की नीति ने सभी क्षेत्रों में असंतोष पैदा कर दिया था। उसने पादरियों पर भी कर लगाया था। उनके मामलों की सुनवाई के लिए राजकीय न्यायालयों को अधिकार दे दिया। इस पर पोप बोनीफेस अष्टम ने क्रुद्ध होकर उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। इस पर फिलिप ने क्या किया? फिलिप ने जनादेश प्राप्त करने के लिए संसद का अधिवेशन बुलाया। संसद ने पोप को कर नहीं देने के प्रस्ताव को पारित किया या उसका समर्थन किया, किंतु फ्लेंडरों ने फिलिप के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिलिप ने उनका साहस से सामना किया था और इस विद्रोह को उसने कुचल दिया था। इस संघर्ष में सम्राट के भी अनेक सामंत मारे गए, परंतु इससे सम्राट को ही लाभ हुआ, क्योंकि सम्राट की शक्ति इससे मजबूत हो गई और वो नियंत्रण मजबूत हो गया और सम्राट अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। फिलिप ने रोम पर आक्रमण किया और पोप बोनीफेस को अपमानित किया गया। पोप के उत्तराधिकारियों को रोम छोड़ने के लिए उसने बाध्य कर दिया और उन्हें एविग्न नामक स्थान पर रखा गया। 1305 से 1378 तक सभी पोपों को इसी स्थान पर रहना पड़ा था। तो फ्रांस के राजाओं को अब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी और इस बात ने फ्रांस में एक निरंकुश राज्य की स्थापना में योगदान दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सप्तवर्षीय युद्ध। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना फ्रांस में घटित हुई थी वह थी सप्तवर्षीय युद्ध। 1316 में हम देखते हैं कि कपेत वंश के अंतिम शासक लुई 10वें की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः सिंहासन के लिए 2 उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए या खड़े हो गए। एक था इंग्लैंड का राजा एडवर्ड तृतीय, जिसका शासनकाल 1327 से 1377 था और जिसकी माता इसाबेला थी, जो कि फ्रांस के फिलिप चतुर्थ की पुत्री थी। और दूसरा था वेल्वा का फिलिप, जो लुई 10वें का चचेरा भाई था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा जाने वाला यह युद्ध 1 शताब्दी अर्थात करीब 100 वर्षों तक चला। इसलिए इतिहास में इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का समय
1338 से 1443 तक था। सारा युद्ध फ्रांसीसी भूमि पर ही लड़ा गया और आरंभ में हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों को एक के बाद दूसरी हार खानी पड़ी थी। फ्रांसीसी सेनाओं को अंग्रेजों के हाथों दो करारी मातें मिली थी या हारें मिली थी। पहली थी क्रेसी की लड़ाई में, जो कि 1346 ईस्वी में लड़ी गई, और दूसरा था प्यावते की लड़ाई, जो कि 1356 ईस्वी में लड़ी गई। प्यावते की लड़ाई में फ्रांस के राजा जॉन द्वितीय को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और उसे मुक्त कराने के लिए काफी धन देना पड़ा था। परंतु बाद में हम देखते हैं कि जॉन ऑफ आर्क नामक एक कृषक बाला ने, जिसे यह विश्वास था कि ईश्वर ने उसे अपने देश की रक्षा करने और सम्राट की सहायता करने के लिए भेजा है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करके युद्ध का पासा ही बदल दिया था। उसने अंग्रेजों को कई मात दी, परंतु दुर्भाग्यवश एक लड़ाई में अंग्रेजों के मित्र बरगेंडियों ने जॉन ऑफ आर्क को बंदी बनाकर उसे अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने उस पर शैतान के साथ संपर्क रखने का आरोप लगाया और खंबे से बांधकर उसे जिंदा जला दिया। यह घटना 1431 ईस्वी की है, परंतु इस युद्ध के अंत में अंग्रेजों को फ्रांसीसी भूमि से हटना पड़ा था। फ्रांस की जिस भूमि पर अंग्रेजों का लंबे समय से अधिकार चल रहा था, उस पर अब हम देखते हैं कि फ्रांस के राजा का अधिकार हो गया था। इस युद्ध से फ्रांसीसी राष्ट्रीयता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध में हजारों सैनिकों और सामंतों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी, जिससे सामंतों की शक्ति कमजोर पड़ गई और फ्रांस के राजाओं को अपनी निरंकुश शक्ति को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि 1380 ईस्वी में चार्ल्स सिक्स्थ राजा बना। इसका समय काल था 1380 से 1422 तक। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष थी और उसे पागलपन के दौरे भी पड़ते थे। अतः केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण कायम करने की दृष्टि से फ्रांसीसी सामंतों में एक प्रकार से गृह युद्ध ही छिड़ गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर इंग्लैंड के शासक हेनरी पंचम ने फ्रांस पर आक्रमण करके नारमंडी पर पुनः अधिकार कर लिया और 1420 ईस्वी में संपन्न ट्राय की संधि द्वारा इंग्लैंड के शासक को फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अधिकार भी मिल गया था। परंतु हम देखते हैं कि संयोगवश 1422 ईस्वी में हेनरी पंचम और चार्ल्स षष्ठ दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में फ्रांस की क्या स्थिति रही, किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई जिससे फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ, इस बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र विकसित हुआ। चार्ल्स सप्तम के उत्तराधिकारी लुई एकादश के शासनकाल में अर्थात 1461 से 1483 के शासनकाल में अंतिम सामंत बरगुंडी के ड्यूक की शक्ति को निर्बल बनाया गया था। किसको? बरगुंडी के ड्यूक की शक्ति को कम किया गया था। लुई एकादश ने देश को एक समृद्ध और एकीकृत सरकार देने का भरपूर प्रयास किया। बूर्बो सामंतों की जागीर के अलावा देश का पूर्ण राजनीतिक एकीकरण संपन्न कर लिया गया था। चार्ल्स अष्टम, जिसका शासनकाल 1483 से 1498 है, ने एक स्वतंत्र सेना का गठन किया और ब्रिटेन की राजकुमारी से विवाह कर ब्रिटेनी की जागीर को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। ब्रिटेनी की राजकुमारी। उसके उत्तराधिकारी लुई 12वां 1498 से 1515 तक फ्रांस का शासक बना और उसके समय में भी राजा की निरंकुश शक्ति बनी रही थी। अगला शासक फ्रांसीसी प्रथम था,
उसका काल हम देखते हैं 1515 से 1547 था और उसको फ्रांस का पुनर्जागरण शासक कहा जाता है। उसने कॉलेज द फ्रांस की स्थापना की, जो कि अपनी उदार और महान परंपराओं के लिए विख्यात हुआ। फ्रांसिस के समय में ही हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर का उदय हुआ और काल्विन को फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा था। फ्रांसिस प्रथम के समय में निरंकुश राजतंत्र और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया था। उस समय के राजनीतिक विचारकों ने यह मत प्रतिपादित किया कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है एवं नास्तिकता के विरुद्ध चर्च का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध है। परंतु 16वीं शताब्दी में धार्मिक युद्ध से उत्पन्न अव्यवस्था ने निरंकुश राजतंत्र को और अधिक मान्यता और अधिक बल प्रदान किया था। अब फ्रांसिस प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? हेनरी द्वितीय, जिसका शासनकाल 1547 से 1559 हुआ, अर्थात 1559 हुआ। उसने भी निरंकुश राजतंत्र को बनाए रखा। उसने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंटों या ह्यूगोनोटों पर बहुत अत्याचार किए थे। उसके समय में गीज परिवार, जो कैथोलिक मत का समर्थक था, बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। हेनरी की मृत्यु के बाद बूर्बो परिवार गीज परिवार का प्रतिद्वंदी बन गया। बूर्बो परिवार प्रोटेस्टेंट समर्थक था। हेनरी द्वितीय का उत्तराधिकारी चार्ल्स प्रथम, जिसका शासनकाल हम 1560 से 1574 निश्चित करते हैं, एक दुर्बल शासक हुआ था। उसके समय में माइकल द लॉपिटाल को चांसलर का पद दिया गया था। यह अव्यवस्था की समस्या को जड़मूल से खत्म करना चाहता था। उसके अनुसार अव्यवस्था का मूल कारण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार था, परंतु हम देखते हैं कि उसको उसके कार्य में सफलता नहीं मिली और 1568 में उसने त्यागपत्र दे दिया था। धार्मिक संप्रदायों के आपसी झगड़ों ने देश में राजनीतिक उपद्रव को जारी रखा। 1572 में सेंट बार्थोलोम्यू में हजारों ह्यूगोनोटों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार 1589 ईस्वी में जब फ्रांस के सिंहासन पर बूर्बो वंश का पहला व्यक्ति हेनरी चतुर्थ के नाम से सिंहासन पर बैठा, तब तक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की नींव काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। हेनरी चतुर्थ, जिसका काल 1598 से 1610 है, रिशुलू और मजारिन के नाम फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के विकास के साथ में जुड़े हुए हैं। 1661 में मजारिन की मृत्यु तक भली प्रकार काम चलाने योग्य प्रशासनिक तंत्र का विकास हो चुका था, जिसने लुई 14वें के राज्यकाल में फ्रांस को यूरोप के मुख्य निरंकुश राजतंत्र का रूप दे दिया था। थैंक्स।